क्वेश्चन नंबर 6 में जो है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पे? चलो मैं कुछ मेथड बताता हूं आपको। ऐसे केसेस में आप ये देखो कि इसमें एल आई कितने हैं। 1 है, C1 का कोएफिशिएंट 1। जैसे आपने कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा है ना, कभी लिखा है? जब आप जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते हैं, आप इसका इसी का लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? C1 cos x प्लस C2 sin x। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 2 है ना। तो एक चीज मानो आप हमेशा कि ये दोनों के दोनों आपके पास एल आई जरूर होंगे। ये दोनों के दोनों क्या होंगे? एल आई जरूर होंगे। अगर ये एल डी होते, ठीक है, तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में हो जाते हैं, तो दोनों कांस्टेंट मिलके एक ही हो जाता। फॉर एग्जांपल, जैसे हमको ये नहीं मालूम क्या है, ये कोस एक्स है, और दूसरा नहीं मालूम ये क्या है। यहाँ पे मैं मान लेता हूं ये 2 कोस एल डी है, 2 कोस एक्स है। तो आप देख रहे हैं कोस एक्स कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचता? C1 प्लस में 2C2। इसको एक नया कांस्टेंट C नाम दे दीजिए। तो जब आपके पास एलडी होते हैं तब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर 2 दिखाई दे रहे हैं तो एक्चुअल में 2 की जगह वो 1 रिड्यूस हो गया आ जाता है। 3 है तो 2 रिड्यूस हो गए आ सकते हैं, 1 रिड्यूस हो गए। लेकिन एल आई है तो एज इट इज बने रहते हैं। अगर आप ये श्योर हो जाएं कि C1 का कोफिशिएंट 1, C2 के साथ साइन स्क्वायर है, C3 के साथ कोस स्क्वायर है, और C4 के साथ साइन 2x है, इसमें से एल आई कितने हैं, तो आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बता सकते हैं। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है C1 प्लस में C2, या तो साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो, या कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर की फॉर्म में लिख। साइन स्क्वायर को लिख लीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये C1 प्लस C2 माइनस C2 कोस स्क्वायर प्लस में C3 कोस स्क्वायर, तो ये C3 माइनस C2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस C4 साइन 2x। अब इसको नया कांस्टेंट आप C1 डैश मान लो, इसको C2 डैश मान लो, और ये C4 साइन 2x। कितने हो गए? अब 3 तो हो गए। अब 3 से क्या 2 हो सकते हैं क्या? हाँ अरे तो क्या पता हो भी जाए। नहीं, क्या कोस स्क्वायर एक्स को साइन 2x की फॉर्म में या कुछ ऐसा बदला जा सकता है क्या? ये इंश्योर कैसे होंगे? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, कोस स्क्वायर को 1 प्लस साइन की फॉर्म में, साइन 2x की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं, कोई फार्मूला बनता है कि नहीं, ये हमेशा एक कंफ्यूजन रहेगा आपको। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करो, अब C1 का कोफिशिएंट कौन है? 1, C2 डैश का कोफिशिएंट है कोस स्क्वायर, और ये है। अगर ये किसी का जनरल सॉल्यूशन आया है तो ये 1 कोस स्क्वायर और साइन 2x तीनों एल आई सॉल्यूशन रहे होंगे कि नहीं? तीनों एल आई रहे होंगे। और अगर तीनों एल आई है ना, तो उनका रोंस्कियन, रोंस्कियन क्या आपने एक जैकोबियन टाइप की चीज देखी थी, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे। वहां पे फंक्शन के डेरिवेटिव होते थे। ठीक है, किसी मान लिया कि f और g का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे केवल ये फंक्शन है 1 है कोस स्क्वायर और साइन 2x। इनका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है? केवल x के रिस्पेक्ट में। जितने फंक्शन हैं उससे एक कम ऑर्डर डेरिवेटिव स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है। पहले लिख लो आप 1, फिर कोस स्क्वायर x, फिर साइन 2x। ये तीनों फंक्शन लिख लीजिए। इनको एल आई चेक करना है तो कि ये एल आई है या एल डी है, और ये केवल डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में ही पॉसिबल है। ठीक है, विदाउट डिफरेंशियल इक्वेशन में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, है ना। ये विद डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनेगी ना, तो जहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वहीं पे मैं बात करूंगा। ठीक है, नहीं तो एल आई एल डी और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसका इससे रिलेशन नहीं बनता। ये उसी केस में बनता है जहां पे ये फंक्शन जो लिए हैं आपने वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल हो।
ठीक है, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है। फिर मैं बात कर रहा हूँ, और मुझे कोई ऐतराज नहीं है कहने में कि 1 cos स्क्वायर और sin 2x कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, इसलिए मैं इनकी बात कर सकता हूँ। क्या करेंगे, इनका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे पहले। 1 का 0, cos स्क्वायर का क्या हो जाता है -2 cos x sin x, यानी कि माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x। कोई दिक्कत तो नहीं, ये साइन 2x हो जाता है माइनस साइन के साथ। साइन 2x का क्या हो जाता है 2 cos 2x। फिर दूसरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर ये 3 है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक, ये 4 है तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, और अगर ये n है तो n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव तक। फिर 1 का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0, cos स्क्वायर का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि इसका एक बार डेरिवेटिव और करिए। sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x इंटू 2, तो -2 cos 2x, ठीक है, माइनस साइन था आगे। cos 2x का डेरिवेटिव होता है -2 sin 2x, तो -4 sin 2x। आप भी इसका डिटरमिनेंट चेक कर लीजिए, वो नॉन जीरो आ रहा होगा पक्का। अगर ये नॉन जीरो है तो पक्का Li, और अगर जीरो है तो ये हो जाते हैं Ld। अगर जीरो हुआ तो Ld हो गई, यानी कि एक कांस्टेंट और कम किया जा सकता है। अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ लिया है तो रैंक देख लीजिए, इसका रैंक कितना है, जितना रैंक होगा उतनी Li। अगर इसका रैंक 3 है तो 3 के 3 Li, रैंक 2 है तो केवल 2 Li, रैंक 1 है तो केवल 1 Li। जितना रैंक होगा उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, ठीक है, और उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। समझ रहे हैं बात? डिटरमिनेंट चेक करना कौन सी मुश्किल बात है, ठीक है, या फिर मैं रैंक के बेसिस पे बता देता हूं। अगर ये नॉन जीरो है तो Li, मैं केस बना लेता हूं। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो Li, इक्वल टू जीरो है तो Ld, ठीक है, केवल डिफरेंशियल के केस में। रैंक ऑफ दिस, ये जो मैट्रिक्स ली आपने A मान लीजिए, रैंक ऑफ दिस क्या है, नंबर ऑफ Li सॉल्यूशंस, या फिर आपका ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने ही होंगे जितना इसका रैंक हो जाएगा। मैट्रिक्स पढ़ लिया? किस किस ने पढ़ा मैट्रिक्स? ऐसे भी कर सकते। अब निकाल दो डिटरमिनेंट इसका, मुझे पक्का यकीन है नॉन जीरो आ रहा होगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर दीजिए फर्स्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग, 1 एज इट इज, ये रो और ये कॉलम छोड़ के, ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर 2x, और ये प्लस हो गया 4 कोस स्क्वायर 2x, और बल्ले बल्ले ये हो गया सही 4 हो गया, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 4 कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x प्लस में कोस स्क्वायर 2x 1 होता है, ठीक है। तो कितने हो गए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? 3 है। मतलब अगर इस तरह की कोई दिक्कत आए, कन्वर्ट ना कर पाए एकदम से, तो आप मैट्रिक्स फॉर्म पे चले जाइए। जा सकते हैं कि नहीं? और ये फैसिलिटी किस में है? इन केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली, ठीक है। लिख लीजिएगा और करके, अगर ये आप करना चाहते हैं तो। जितना रैंक उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो 3 ऑर्डर की बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। 19 क्या कह रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ज्यादा उसके, ठीक है, चक्कर में पड़ना भी नहीं आपको, ठीक है। इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, ऑप्शंस कैसे हैं मैं बाद में देखूंगा क्या है। अच्छा, क्या लगता है अब आपको? एक यहां पे देख लेता हूं मैं, dy/dx प्लस में 1 इक्वल टू 0, बताओ इसके क्या कितने सॉल्यूशन होंगे? dy/dx कुछ भी आए उसकी मोड वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या? हमेशा ये 0 या 0 से ग्रेटर रहेगा। ये क्वांटिटी ओवरऑल 1 या 1 से ग्रेटर रहेगी। कभी 0 हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? नहीं, ठीक है। इट कांट बी 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ dy/dx, कभी नहीं हो सकता।
जब ये जीरो हो ही नहीं सकता, इसके सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। समझ रहे हैं? कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। अब dy बाई डी एक्स मोड वैल्यू -1 इक्वल टू 0। अब अगर dy बाई डी एक्स की मोड वैल्यू अगर आपने 1 रख दी, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। और dy बाई डी एक्स की मोड वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है? या तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास इंटीग्रेशन करने के बाद x प्लस सी, या फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या? -1। 1 रखें या -1 रखें, मोड वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो इस केस में y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -x प्लस सी। समझ रहे हैं? हमेशा क्या होंगे? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और कितने? अरे सी की वैल्यू जितनी रख सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे कि नहीं? अब एक कैटेगरी पे और आ जाओ। इसी में इसके कितने सॉल्यूशन? दोनों का सम 0, ये भी मोड वैल्यू और ये भी मोड वैल्यू, दोनों का सम 0, तो दोनों को इंडिविजुअल 0 होना पड़ेगा कि नहीं? अरे दोनों का सम 0 तभी हो सकता है जब दोनों 0 हो। तो यानी कि y क्या हो गया? 0 हो गया कि नहीं? इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? अरे y को हर हाल में 0 होना ही पड़ेगा, नॉन 0 हो ही नहीं सकता। अगर नॉन 0 हुआ तो मोड वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव हो जाएगी, किसी पॉइंट पे 0 कभी बनेगा ही नहीं। तो y को डेफिनेटली 0 होना पड़ेगा। कितने सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो वो तो ऑटोमेटिक 0 हो गया ना इसके होने के बाद। इसका डेरिवेटिव भी क्या हो गया? 0। उसके लिए काम करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, y 0 तो उसका डेरिवेटिव भी 0। तो ये बात है। अब a को इसी अकॉर्डिंग सेट कर लें। अब a पे मैं केसेस बना देता हूं। अब इसमें क्या है, मैं केस 1 की मैं बात कर लेता हूं। इफ a ग्रेटर देन 0, तो क्या हो गया? गड़बड़ हो गई। मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा, ठीक है, नहीं तो आप नोटेशन में फंस जाएंगे कहीं। a ग्रेटर देन 0 का मतलब आप समझ रहे हैं, पॉजिटिव लिया आपने। चलिए मैं कुछ देर के लिए 1 मान लेता हूं। उससे क्या होगा? ये इधर साइड हमेशा क्या है? क्वांटिटी जो हो गई ये हमेशा पॉजिटिव हो गई। और इधर क्या है आपके पास? 0। ठीक है, नॉट पॉसिबल। दिस इंप्लाइज नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए केस सेकंड में ले लेता हूं। एक केस आपको परेशान करेगा, कोई बात नहीं, उससे भी निपट लेंगे। तो इस केस में dy बाई डी एक्स प्लस में मोड y इक्वल टू 0। बोलो क्या होना पड़ेगा? इसको भी 0 और इसको भी 0। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 0। ठीक है, एंड y 0 है तो ऑटोमेटिक dy बाई डी एक्स भी 0 हो गया। ठीक है, दोनों ही 0 चाहिए थे, इसके 0 होते ये बात बन गई। इसके 0 होने से इसका 0 होना कंफर्म नहीं होता। डेरिवेटिव के 0 होने से y का 0 होना कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन y के 0 होने से dy बाई डी एक्स 0 होगा, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि dy बाई डी एक्स 0, ठीक है, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 0। नहीं भैया, ठीक है, अगर dy बाई डी एक्स 0 है तो y क्या हो जाता? कांस्टेंट ना। अब y को नॉन 0 कांस्टेंट कुछ भी रखा, 1 रखा, 2 रखा, तो ये कभी 0 आएगा ही नहीं आपके पास। तो कांस्टेंट में भी क्या होना पड़ेगा? उसको 0 ही होना पड़ेगा। तो इस तरह से लिखिए, ठीक है। केस 3 जहां पे मैं a को नेगेटिव लेने वाला हूं। मोड dy बाई डी एक्स, बोलो क्या लू नेगेटिव में? -1 ले लो क्या? अब यहां पे कितने सॉल्यूशन? हाँ, तो देखो, अगर मैं y को कांस्टेंट लेना चाहूं तो y का डेरिवेटिव तो 0 हो गया। तो y की वैल्यू 1 लू या -1 लू, ये दो सॉल्यूशन तो कंफर्म है ना। y की वैल्यू 1 रखता हूं
तब भी ये जीरो बन जाता है, क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, y अगर 1 है तो dy बाई डी एक्स जीरो, और y -1 रखता हूं तब भी dy बाई डी एक्स जीरो, तब भी ये जीरो बन जाता है। तो दो सोल्यूशन तो कन्फर्म है। क्या वेरिएबल की फॉर्म में सोल्यूशन बन सकता है? कहीं आप ऐसा सोच सकते हैं, क्या कोई ऐसा फंक्शन लिया जा सकता है कि ये हमेशा 1 बना रहे? एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन ऐसा लिया जा सकता है कि ये हमेशा 1 बना रहे? हाँ, पॉसिबिलिटी है क्या? कोशिश करके अभी मैं देखूंगा नहीं, यहां पे मैं फिर भी थोड़ा आइडिया दे देता हूं आपको। अगर आप काम करना चाहें इस पे तो आप आराम से बैठ के काम करें, सोचना अगर चाहें इस पे। और ज्यादा मैं बर्डन इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि रियल अभी चल ही रहा है आपका, जब वो कर चुके होंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगी बातें। देखिए मैं क्या चाहता हूं, मेरे पास दो सॉल्यूशन तो आ गई यहां से, y इक्वल टू +-1 है ना। +-1 लेने से दो सॉल्यूशन तो इसके हो गए, ठीक है, 2 सॉल्यूशंस तो हैं, ये तो हुआ कंफर्म, ठीक है, दो सॉल्यूशन तो हैं। अब क्वेश्चन ये है क्या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं? अब नॉन कांस्टेंट लेना पड़ेगा उसके लिए, कांस्टेंट में तो दो ही हो सकते थे, ये ले लिया आपने। अब नॉन कांस्टेंट, क्योंकि अगर और कोई कांस्टेंट आप ट्राई करने जा रहे हैं डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा ये, ठीक है, y की वैल्यू +-1 ही आने वाली है। चलिए मुझे नॉन कांस्टेंट पे ध्यान आया। अब नॉन कांस्टेंट में मैं, अगर y क्या है, नॉन कांस्टेंट है, तो क्या समझते हैं इससे बाद, y कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग रहा होगा या डिक्रीजिंग रहा होगा। अगर नॉन कांस्टेंट है तो ऐसा तो नहीं रहा होगा ना कि एक्स एक्सिस के पैरेलल बना रहा होगा, अगर पैरेलल बनाया तो कांस्टेंट हो गया। तो वो क्या हुआ होगा, उसकी नेचर क्या रही होगी, या तो कहीं पे इंक्रीज किया होगा या कहीं पे डिक्रीज किया होगा। अगर आप देखते हैं, आप चाहते हैं कि वो इंक्रीज करे, लेकिन इस तरह से इंक्रीज करे कि दोनों का सम 1 बना रहे, यानी कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो डेरिवेटिव की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। ऐसे फंक्शन है क्या? है ऐसे फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन है। जैसे क्या हो रहा है, स्लोप यहां पे ज्यादा है, धीरे धीरे स्लोप क्या होता चला जा रहा है, जीरो। y क्या है, इंक्रीजिंग है कि नहीं है? स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग है कि नहीं? इसमें दोनों पॉजिटिव भी हैं। अगर आप चाहेंगे ना दोनों का सम 1 बना रहे तो आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा एक्सपोनेंशियल में, और एक टाइम के बाद पाएंगे कि एक इंटरवल के बाद वो उसको एक्सीड कर जाता, नहीं होल्ड करता, एक इंटरवल के बाद उस कंडीशन को होल्ड नहीं करता, फेल कर जाता। इसी तरह अगर आप डिक्रीजिंग लें, डिक्रीजिंग में क्या है, y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, लेकिन साथ साथ में स्लोप के मैग्नीट्यूड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है ताकि दोनों बैलेंस बना रहे, तो उसका भी सोल्यूशन आप किस में पाएंगे, एक्सपोनेंशियल में पाएंगे। और जब वैसा होगा आपके पास, ठीक है, मैं दो चीजें कहूंगा आपको, ठीक है, आपको क्या चाहिए कि भाई y पॉजिटिव हो तो dy बाई डी एक्स भी पॉजिटिव हो, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं तो आपके पास डेरिवेटिव मोड से बाहर ऐसे आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, ये वैल्यू 1 चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए आपको, ये वैल्यू हमेशा 1 चाहिए। या फिर अगर ये आपके पास, मैं इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग ले रहा हूं, अगर ये इंक्रीज, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका स्लोप कभी नेगेटिव होता है क्या? हमेशा पॉजिटिव होता है ना, मोड से बाहर एज इट इज आ जाएगा। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो स्लोप कैसा आएगा, एक नेगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा, ठीक है। ऐसे कुछ करके डिस्कस करोगे तो आप पाओगे कि ये जो वैल्यू 1 आप लेके चल रहे हैं, ठीक है, पूरे उस पे एक रिस्ट्रिक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है, रिस्ट्रिक्शन आनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली दो से ज़्यादा फंक्शन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ होल्ड करती रहेगी किसी एक इंटरवल पे, ठीक है, पूरे आर पे नहीं काम करने वाले। चलो मैं देख लूँ क्या,
मैं इसके लिए देख लेता हूँ। तो मुझे एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन चाहिए जहाँ पे ये क्या बन जाए आपके पास 1 बन जाए। देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे d + 1y = 1, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया आपके पास d की वैल्यू -1, c1 e⁻ x, है ना। पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया 1/d + 1, 1 को लिख दो e⁻0, ठीक है। तो ये बन गया 1। तो y जो बन गया आपके पास c1 e⁻x और +1। अब पंगा क्या होगा पता है, आपने क्या लिया इस केस में, y को क्या लिया है, इंक्रीजिंग लिया है कि नहीं। जब ऐसे लिखा है इंक्रीजिंग लिया तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव इंक्रीजिंग कभी नहीं होता। फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। ये ऐसे नेचर रख रहा है क्या रख रहा है क्या ये। आप पाएंगे कि अगर इस फंक्शन को आप इंक्रीजिंग लेने की कोशिश करेंगे, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, किसी ना किसी पॉइंट पे नेगेटिव हो जाएगा। और डेरिवेटिव को पॉजिटिव लेने की कोशिश करेंगे, फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं रहेगा, एक कंट्राडिक्शन आ जाती है। देखें, चलो मुझे ये पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीजिंग बनाना है, e⁻x तो डिक्रीजिंग है ना, c1 को क्या लेना पड़ेगा, मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, तब जाके इंक्रीजिंग बनेगा ये। अरे इंक्रीजिंग क्या है, e⁻x होता है, डिक्रीजिंग ऐसे होता है। और जब इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दूंगा तो ये बन जाएगा इस तरह से, हो जाएगा कि नहीं, इंक्रीजिंग हो गया ना। ये -e⁻x का होता है कि नहीं, x को 0 रखेंगे -1, x को जैसे जैसे बढ़ाएंगे e⁻∞ 0 की तरफ जाएगा, x की जगह -∞ रखेंगे, ये -∞, ये है। कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग है कि नहीं है ना। तो c1 को -1 ले लेता हूं, क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया। ये क्या है, इंक्रीजिंग है। अरे मानते हो कि नहीं मानते, ठीक है। और डेरिवेटिव इसका e⁻x, ये कैसा है, इंक्रीजिंग बनाने गया था मैं इसको, पॉजिटिव वैल्यूड बना क्या ये, मैंने मोड से बाहर पॉजिटिव वैल्यूड मानते हुए इंक्रीजिंग मानते, पॉजिटिव वैल्यूड नहीं रहा। तो इस तरह की कंट्राडिक्शन आपको मिलती रहेंगी, मेरा कहने का मतलब ये है आपसे, ठीक है। तो केवल 2 फंक्शन।